नमस्ते। और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा संचालाया जाता है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने उन रियासतों के विलीनीकरण के बारे में सुना जिन्हें उनके अपने प्रांतों में मिला दिया गया और पार्ट ए स्टेट्स बनाए गए। अब हम पार्ट बी स्टेट्स की ओर मुड़ते हैं, यानी वे संस्थानें जिन्हें एक साथ मिलाकर एक संगठित राज्य बनाया गया और जिन पर राज प्रमुख का प्रशासन था। हाँ, ये एक नया संवैधानिक पद था। मतलब किसी पुराने राजा को ये पद मिलता था और भारत के राष्ट्रपति उन्हें चुनते थे। अच्छा, और इन संगठित राज्यों के साथ हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर और मैसूर स्टेट जैसे कुछ बड़े संस्थानों को भी पार्ट बी स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया और उन पर भी राज प्रमुख का शासन था। जी बिल्कुल। तो आइए इन संगठित राज्यों के बनने की दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं और अगले 9 एपिसोड में हर एक राज्य की अलग अलग कहानियों को सुनते हैं। इस विषय को गहराई से समझने के लिए सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड सुने। ये एपिसोड भारत के एकीकरण की प्रक्रिया का अवलोकन प्रदान करते हैं, साथ ही कानूनी प्रावधानों और इसे साकार करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों का परिचय भी देते हैं। हाँ, और ये सारे एपिसोड्स हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित है। जी हाँ, इन आर्टिकल को गूगल के नोटबुक एलएम की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत का नक्शा कैसे बना, ये अपने आप में कई कहानियों का एक पूरा संग्रह है। आज हम ऐसी ही एक बहुत जरूरी कहानी पर बात करेंगे, कैसे कई रियासतों को मिलाकर आज का राजस्थान राज्य बना। तो आज का अपना लक्ष्य यह समझना कि ये जटिल विलय कैसे संभव हुआ, रास्ते में क्या बड़ी बाधाएं आईं और कौन सी घटनाएं थी जो निर्णायक साबित हुईं। चलिए इस दिलचस्प इतिहास की परतों में उतरते हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये एक बेहद पेचीदा और मैं कहूँगी आकर्षक प्रक्रिया थी। आज हम जिसे राजस्थान के नाम से जानते हैं, वो आज़ादी के समय तक 18 अलग-अलग रियासतों, एक चीफशिप और एक एस्टेट में बटा हुआ था। अच्छा, 18 रियासतें। जी हाँ, इन्हें आमतौर पर राजपुताना कहा जाता था। इसमें जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतें थीं, तो वहीं शाहपुरा, किशनगढ़, लावा जैसी छोटी-छोटी रियासतें भी शामिल थीं। और इन सब में ना भारी विविधता थी। मतलब क्षेत्रफल, जनसंख्या, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक बनावट, भूमि व्यवस्था, आर्थिक विकास, सब कुछ बहुत अलग था। तो आप सोच सकते हैं कि इन सबको एक प्रशासनिक धागे में पिरोना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। हालांकि देखिए, पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने कुछ हद तक प्रशासनिक एकीकरण किया था, पर जो आधुनिक राजस्थान हम आज देखते हैं, उसका एकीकरण तो स्वतंत्रता के बाद हमारे राष्ट्रवादी नेतृत्व की दूरदर्शिता और प्रयासों से ही संभव हो पाया। तो एकीकरण से ठीक पहले की अगर बात करें, इन रियासतों की जमीनी हकीकत क्या थी, माहौल कैसा था उस वक्त? देखिए, स्थिति काफी नाजुक थी। 18वीं सदी के अंत आते आते मराठों, पिंडारियों और पठानों के लगातार हमलों ने इन राजपूत रियासतों की कमर तोड़ दी थी। वो अंदरूनी तौर पर काफी कमजोर हो चुकी थीं। फिर जब तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों को हराया, तो उन्होंने इन रियासतों को अपने संरक्षण में ले लिया, एक तरह से प्रोटेक्शन दे दिया। अच्छा। इससे शासकों को मराठा लूट खसोट से तो राहत मिली, ये बात सही है, लेकिन वो एक तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। अंग्रेजों ने बाहरी सुरक्षा की गारंटी तो दी, पर बदले में उनकी आंतरिक स्वायत्ता पर काफी अंकुश लगा दिए और उनके जो बाहरी संबंध थे वो भी अपने हाथ में ले लिए। यानी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रहे वो? बिल्कुल नहीं, वो एक तरह से ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गए थे। यानी स्वतंत्रता से पहले ही ये रियासतें अपनी पूरी ताकत खो चुकी थीं और बाहरी नियंत्रण में थीं। अब स्रोत बताता है कि इनका एकीकरण 5 चरणों में हुआ। सुनने में तो ये बड़ा व्यवस्थित लगता है। ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? हाँ, इसे चरणों में समझना आसान रहता है, हालांकि हर चरण की अपनी पेचीदगियां थीं। पहला कदम मार्च 1948 में उठाया गया। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों को मिलाया गया। अच्छा, ये 4? जी, और इसे नाम दिया गया मत्स्य संघ। ये एक तरह का पहला प्रयोग था, आप कह सकती हैं। इसके तुरंत बाद अप्रैल 1948 में दूसरा चरण आया। इसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें जैसे बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा
प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये सब एक साथ आईं और पहला राजस्थान संघ बना। ओके, 9 रियासतें एक साथ। हाँ, फिर तीसरे चरण में कुछ ही समय बाद उदयपुर यानी मेवाड़, जो एक बहुत महत्वपूर्ण रियासत थी, वो भी इसी पहले राजस्थान संघ में शामिल हो गई। इससे इसका कद और बढ़ गया। सही। चौथा चरण शायद सबसे निर्णायक था। ये मार्च 1949 में पूरा हुआ। इसमें बाकी बची हुई बड़ी और प्रभावशाली रियासतें, मतलब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये भी इसी संघ में शामिल हो गईं। वाह, ये तो बड़ी रियासतें थी सारी। जी हाँ, बिल्कुल। और इससे बना वृहत्तर राजस्थान यानी ग्रेटर राजस्थान, ये अस्तित्व में आया। और अंत में पांचवा चरण मई 1949 में आया, जब शुरू में जो मत्स्य संघ बना था ना, हाँ, वो वाला। हाँ, उसका भी वृहत्तर राजस्थान में विलय कर दिया गया। और इस तरह वो भौगोलिक और प्रशासनिक इकाई बनी, जिसे हम आज राजस्थान कहते हैं। अच्छा, तो ये चरण तो ठीक है, समझ आ गया। लेकिन जैसा आपने कहा, हर चरण की अपनी जटिलताएं थीं। स्रोत भी यही इशारा करता है कि ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ होगा। पर्दे के पीछे काफी खींचतान और बातचीत चली होगी। इसमें सबसे दिलचस्प पहलू क्या थे? किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी? सही कहा आपने। ये प्रक्रिया दिखने में जितनी सीधी लगती है, उतनी थी नहीं। कई बड़ी चुनौतियां थी सामने। सबसे पहली एक बड़ी चुनौती तो शासकों की अपनी हिचकिचाहट थी। सोचिए, सदियों से उनके परिवार राज करते आ रहे थे। हाँ, अपनी सत्ता छोड़ना आसान नहीं होता। बिल्कुल। अपनी सत्ता, अपनी पहचान, अपनी रियासत की वित्तीय स्थिति, इन सब कुछ छोड़ने का विचार ही उनके लिए मुश्किल था। वो अपनी संप्रभुता को लेकर बहुत चिंतित थे और विलय के लिए आसानी से तैयार नहीं हो रहे थे। यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जो सचिव थे वीपी मेनन, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा। उन्होंने गजब की कूटनीति और कह सकते हैं दृढ़ता का परिचय दिया। अच्छा। उन्होंने शासकों के साथ लगातार बातचीत की, उन्हें समझाया कि देखो, बदलते समय में विलय ही उनके और उनकी प्रजा के हित में है। उनकी रणनीति बड़ी दिलचस्प थी, दो धारी थी। एक तरफ उन्होंने शासकों को आकर्षक प्रस्ताव दिए, जैसे गारंटीशुदा सालाना भत्ता, जिसे प्रिवी पर्स कहते हैं, प्रिवी पर्स, और उनकी निजी संपत्तियों की सुरक्षा का वादा भी किया। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये स्पष्ट चेतावनी भी दी कि भाई, अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो आपकी रियासतों में लोकप्रिय आंदोलन भड़क सकते हैं। अच्छा, मतलब जनता का दबाव। हाँ, जिसे संभालना फिर आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो ये दिखाता है कि विलय की रणनीति कितनी सोची समझी थी। शासकों को व्यक्तिगत लाभ भी दिया और साथ ही लोकप्रिय इच्छा का डर भी दिखाया गया। और वो जोधपुर वाला मामला, सुना है वो काफी नाटकीय था। महाराजा हनवंत सिंह क्या चाहते थे आखिर? हाँ, जोधपुर का किस्सा तो बहुत ही पेचीदा है और भारतीय एकीकरण के इतिहास का एक बहुत अहम अध्याय है। महाराजा हनवंत सिंह युवा थे और काफी महत्वाकांक्षी भी थे। शुरू में तो वो जोधपुर को एक स्वतंत्र राज्य ही बनाए रखना चाहते थे। अच्छा, आजाद। हाँ, लेकिन जब ये संभव नहीं दिखा तो उन्होंने एक चौंकाने वाला कदम उठाने पर विचार किया, पाकिस्तान में शामिल होने का। क्या? पाकिस्तान में? जी हाँ, उन्हें लगा कि शायद मोहम्मद अली जिन्ना उन्हें भारत की तुलना में ज्यादा बेहतर शर्तें और रियायतें देंगे। खबरों के मुताबिक तो जिन्ना ने उन्हें कई लुभावने प्रस्ताव दिए भी थे। जैसे कराची बंदरगाह का मुफ्त इस्तेमाल करने की अनुमति, अपने राज्य के लिए हथियार आयात करने की खुली छूट। हथियार आयात की छूट? हाँ। और जोधपुर से सिंध तक की रेलवे लाइन पर पूरा नियंत्रण, और यहाँ तक कि उनके राज्य के जो अकालग्रस्त इलाके थे, उनके लिए अनाज की आपूर्ति का वादा भी। भारत सरकार ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या महाराजा ने इसके जो परिणाम हो सकते थे, उन पर गंभीरता से सोचा था? बिल्कुल, ये स्थिति बहुत गंभीर थी और भारत सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय बन गई थी। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने फौरन मामले में दखल दिया। मेनन साहब तुरंत जोधपुर पहुंचे और महाराजा से मिले। उन्होंने जिन्ना के प्रस्तावों की बराबरी करने की कोशिश की और भारत की ओर से भी आकर्षक रियायतों का वादा किया। इसमें जोधपुर को कच्छ के कांडला बंदरगाह से जोड़ने वाली एक नई रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव भी शामिल था, ताकि उन्हें समुद्री व्यापार में दिक्कत न हो। अच्छा, मतलब भारत ने भी काउंटर ऑफर दिया? हाँ, बिल्कुल। इसी बीच लॉर्ड माउंटबैटन, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी महाराजा हनवंत सिंह को दिल्ली बुलाया और उन्हें समझाया।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जोधपुर जैसा हिंदू बहुल राज्य पाकिस्तान में शामिल होता है तो इससे पूरे क्षेत्र में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। हाँ, ये तो खतरा था ही। और साथ ही जोधपुर रियासत के अंदर भी खासकर जो प्रभावशाली जागीरदार थे और आम जनता थी, उनमें पाकिस्तान में शामिल होने के विचार का जबरदस्त विरोध था। तो अंदरूनी विरोध भी था? जी हाँ, वीपी मेनन ने ये तर्क भी दिया कि जोधपुर का पाकिस्तान में विलय भौगोलिक रूप से तो अतार्किक था ही, साथ ही ये विभाजन के मूल सिद्धांत के भी खिलाफ था, जो धार्मिक बहुमत पर आधारित था। उन्होंने साफ किया कि ऐसा कदम उठाने से राज्य में भारी सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा। तो इन सब दबावों, तर्कों और लंबी बातचीत के बाद आखिरकार महाराजा हनवंत सिंह मान गए और उन्होंने भारत में विलय के दस्तावेज यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए। और वो पेन पिस्तौल वाली घटना, उसका भी जिक्र आता है अक्सर। क्या वो सच में हुई थी? हाँ, ये किस्सा भी काफी मशहूर है और उस तनावपूर्ण माहौल को दिखाता है। सूत्र बताते हैं कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के ठीक बाद शायद एक क्षणिक आवेश में आकर महाराजा हनवंत सिंह ने अपनी जेब से एक कलम जैसी दिखने वाली छोटी पिस्तौल निकाली और वीपी मेनन की ओर तान दी। अरे! जाहिर है मेनन साहब ने इसे हल्के में नहीं लिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लॉर्ड माउंटबैटन भी कमरे में आ गए। हालांकि बाद में माहौल कुछ हल्का हुआ और ये घटना उन तीनों के बीच एक मजाक का विषय बन गई, जिसे वो स्टैंडिंग जोक कहते थे। अच्छा। लेकिन ये घटना दिखाती है कि सतह पर भले ही समझौते हो रहे थे, अंदरूनी तनाव और अनिश्चितता काफी ज्यादा थी उस वक्त। बिल्कुल। जोधपुर के अलावा आपने दो और बड़े मुद्दों का जिक्र किया, प्रिवी पर्स और निजी संपत्ति। हाँ, विलय की बातचीत में ये दो और बड़े मुद्दे थे जिन पर शासकों की खास नजर थी। एक था प्रिवी पर्स यानी सालाना मिलने वाला भत्ता, और दूसरा था उनकी निजी संपत्ति का निर्धारण। ये तय करना बहुत जरूरी और कह सकते हैं संवेदनशील काम था कि कौन सी संपत्ति शासक की व्यक्तिगत मानी जाएगी और कौन सी राज्य की संपत्ति होगी जो नए संघ को मिलेगी। ये तो मुश्किल रहा होगा। हाँ, इस काम में काफी बारीकी की जरूरत थी। आमतौर पर इसे आपसी बातचीत और सहमति से सुलझाया गया। शासकों ने अपनी निजी संपत्तियों की लिस्ट सौंपी, कुछ सामान्य सिद्धांत बनाए गए और वीपी मेनन ने खुद कई मामलों में मध्यस्थता करके इन समझौतों को अंतिम रूप देने में मदद की। और एक और बड़ी व्यवहारिक चुनौती थी प्रशासनिक एकीकरण की। सोचिए 18-19 अलग-अलग रियासतें, सबकी अपनी अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अपने राजस्व कानून, अपनी न्याय प्रणालियां। हाँ, सबको एक करना तो टेढ़ा काम था। बिल्कुल, इन सबको एक समान ढांचे में लाना एक बहुत बड़ा काम था। इसमें मौजूदा राज्य कर्मचारियों को नए प्रांतीय कैडर में समायोजित करना, केंद्र और प्रांतों में लागू कानूनों को इन नए शामिल हुए क्षेत्रों में विस्तार देना और पूरे प्रशासनिक तंत्र का पुनर्गठन करना शामिल था। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चले, खासकर नए बने संघों में, समझौतों में ये प्रावधान रखा गया कि जब तक स्थानीय स्तर पर नए संविधान लागू नहीं हो जाते, तब तक राज प्रमुख और उनकी मंत्रिपरिषद भारत सरकार के सामान्य नियंत्रण और निर्देशन में काम करेगी। ये तो हुई चुनौतियों की बात। अब जरा मत्स्य संघ पर वापस आते हैं। आपने बताया कि ये पहला कदम था। इसका गठन कैसे हुआ और इसका नाम मत्स्य क्यों रखा गया, इसमें भी कोई कहानी है क्या? हाँ, मत्स्य संघ का गठन अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 पड़ोसी रियासतों को मिलाकर किया गया था। इसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था। पटेल और मेनन का मानना था कि भाई भौगोलिक निकटता के अलावा इन राज्यों में जातीय और आर्थिक समानताएं भी थीं, इसलिए इन्हें एक साथ लाना तर्कसंगत था। ठीक है। जहां तक नाम का सवाल है, मत्स्य संघ नाम का सुझाव प्रसिद्ध इतिहासकार और नेता श्री के.एम. मुंशी ने दिया था। ये नाम प्राचीन भारतीय इतिहास के मत्स्य जनपद से प्रेरित था, जो माना जाता है कि इसी क्षेत्र में स्थित था। अच्छा, ऐतिहासिक नाम। जी, शासकों को ये नाम पसंद आया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को उनकी वरिष्ठता के कारण संघ का राज प्रमुख बनाया गया। दरअसल उस समय अलवर और भरतपुर के महाराजाओं के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप थे और उनकी जांच चल रही थी, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी। ओके। मत्स्य संघ के गठन का जो समझौता हुआ वो काफी हद तक सौराष्ट्र यानी गुजरात में जो विलय हुआ था उसी मॉडल पर आधारित था। और फिर इसका विलय वृहत्तर राजस्थान में क्यों और कैसे हुआ? क्या ये शुरू से ही तय था कि ये अलग नहीं रहेगा?
असल में ये लगभग स्पष्ट था कि मत्स्य संघ अपने दम पर एक व्यवहार्य और आत्मनिर्भर प्रशासनिक इकाई नहीं बन पाएगा। इसका आकार और संसाधन सीमित थे, इसलिए ये तय माना जा रहा था कि इसे अंततः या तो बड़े बन रहे राजस्थान संघ में शामिल होना होगा या फिर पड़ोसी संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है उसमें। जब बृहत्तर राजस्थान के गठन की बातचीत आगे बढ़ी तो मत्स्य संघ के भविष्य पर भी विचार हुआ, खासकर भरतपुर और धौलपुर राज्यों में जिनकी भाषा और संस्कृति संयुक्त प्रांत के आगरा मथुरा क्षेत्र से काफी मिलती जुलती थी। कुछ लोग संयुक्त प्रांत में शामिल होने के पक्ष में थे। अच्छा, यूपी में जाने की भी बात थी? हाँ, ऐसी बात उठी थी। तो इस मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष श्री शंकर राव देव थे। इस समिति ने अलग अलग वर्गों के लोगों से बात की और अंततः ये रिपोर्ट दी कि भाई अधिकांश लोग राजस्थान के साथ एकीकरण के पक्ष में हैं। ओके। इसी रिपोर्ट के आधार पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का बृहत्तर राजस्थान में विलय कर दिया गया। हालांकि विलय समझौते में एक दिलचस्प शर्त ये रखी गई थी कि भविष्य में यदि जरूरत हो तो भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय का फिर से आकलन किया जा सकता है कि क्या वे संयुक्त प्रांत में शामिल होना चाहेंगे। अच्छा, ये विकल्प खुला रखा गया था। खैर, मत्स्य संघ का विलय तो हो गया, लेकिन इन सभी विलयों को औपचारिक रूप देने के लिए कुछ समझौते भी तो हुए होंगे। आपने कवनेंट्स का जिक्र किया। उन विलय समझौतों की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? मतलब शासकों को क्या आश्वासन मिले और नई सरकार के अधिकार क्या तय हुए? बिल्कुल, ये कवनेंट्स या विलय पत्र ही इन समझौतों की कानूनी बुनियाद थे। इनकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। पहली, एकीकृत शासन व्यवस्था। सभी विलय करने वाली रियासतों ने अपनी सारी शासन शक्तियां, अधिकार और क्षेत्राधिकार नए बनने वाले संघ को सौंपने पर सहमति व्यक्त की। इस नए संघ के लिए एक सामान्य कार्यकारिणी यानी सरकार, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना की गई। ठीक है, मतलब सारी पावर ट्रांसफर। हाँ। दूसरी, प्रिवी पर्स। ये शासकों के लिए सबसे अहम मुद्दों में से एक था। उन्हें अपनी शासन शक्तियों को त्यागने के बदले में एक निश्चित वार्षिक राशि यानी प्रिवी पर्स देने की गारंटी दी गई जो सभी प्रकार के करों से मुक्त थी। टैक्स फ्री। जी, टैक्स फ्री। ये राशि हर शासक के लिए अलग अलग तय की गई। शुरू में इसके लिए पूर्वी राज्य फॉर्मूला अपनाने का विचार था जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतों के लिए इस्तेमाल हुआ था, लेकिन राजस्थान की बड़ी रियासतों के ऐतिहासिक महत्व और विलय में उनकी भूमिका को देखते हुए या कुछ मामलों में उनकी स्थानीय लोकप्रिय सरकारों द्वारा पहले से तय की गई राशि के आधार पर उन्हें ज्यादा प्रिवी पर्स दिए गए। जैसे कुछ उदाहरण है? हाँ, जैसे उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को 10 लाख रुपए सालाना प्रिवी पर्स मिला। साथ ही राजप्रमुख के तौर पर 5 लाख रुपए का भत्ता और अन्य पारंपरिक खर्चों के लिए 5 लाख रुपए और दिए गए। अच्छा खासा अमाउंट था। हाँ, इसी तरह जयपुर के महाराजा को 18 लाख, जोधपुर को 17.5 लाख और बीकानेर को 17 लाख रुपए का प्रिवी पर्स मिला। इन राशियों को राजस्थान के जो प्रमुख कांग्रेसी नेता थे उनके साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया गया था। स्रोत में इसकी पूरी सूची दी हुई है। तीसरी विशेषता थी केंद्रीय कानूनों की स्वीकृति। समझौतों में ये साफ तौर पर लिखा गया कि संघ का राज प्रमुख भारत के डोमिनियन विधानमंडल यानी उस समय की केंद्रीय संसद द्वारा संघीय सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर बनाए गए कानूनों को स्वीकार करेगा। सिर्फ टैक्स और शुल्क लगाने संबंधी विषयों को इसमें छूट दी गई थी। अच्छा। इस प्रावधान ने राजस्थान को कानूनी मामलों में भारत के अन्य प्रांतों के बराबर ला खड़ा किया। ठीक है। और चौथा? चौथी, निजी संपत्ति और विशेषाधिकार। शासकों और उनके परिवारों को उनकी निजी संपत्तियों जो राज्य की संपत्ति से अलग थीं, उनके पूर्ण स्वामित्व, उपयोग और उपभोग का अधिकार दिया गया। साथ ही उनके जो परंपरागत विशेषाधिकार थे, सम्मान थे, उपाधियां थीं, उनको भी बनाए रखने की गारंटी दी गई। ये भी जरूरी था उनके लिए। बिल्कुल। और पांचवी, राज प्रमुख की भूमिका। नए संघ के संवैधानिक प्रमुख को राज प्रमुख का पद दिया गया। बृहत्तर राजस्थान के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई थी। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को स्थायी रूप से वंशानुगत राज प्रमुख बनाया गया। वंशानुगत मतलब उनके बाद उनके परिवार से? जी हाँ। जबकि मेवाड़ यानी उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को उनके ऐतिहासिक महत्व और सम्मान को देखते हुए
आजीवन महाराज प्रमुख का एक उच्च मानद पद दिया गया, जो राज प्रमुख से भी ऊपर था, लेकिन ये पद वंशानुगत नहीं था। अच्छा, ये फर्क था। हाँ, और शुरुआती दौर में प्रशासन राज प्रमुख द्वारा नियुक्त मंत्री परिषद द्वारा चलाया जाता था, जो भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन में काम करती थी। ये तो काफी विस्तृत व्यवस्था थी। एक और प्रशासनिक पहलू का जिक्र स्रोत में है, सीमाओं का युक्तिकरण और इनक्लेव यानी अंतःक्षेत्र। ये क्या मामला था? हाँ, ये भी एक एकीकरण के बाद की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया थी। जब राजस्थान और पड़ोसी संघ जैसे मध्य भारत, जो आज के मध्य प्रदेश का हिस्सा है, बन गए, तो ये देखा गया कि कुछ गांव या इलाके भौगोलिक रूप से एक राज्य के अंदर स्थित थे, लेकिन प्रशासनिक रूप से दूसरे राज्य का हिस्सा थे। अच्छा, जैसे एक राज्य का द्वीप दूसरे के अंदर? हाँ, कुछ वैसा ही। इन्हें एनक्लेव या अंतःक्षेत्र कहा जाता था। जैसे हो सकता है कि राजस्थान का कोई गांव चारों तरफ से मध्य भारत के इलाके से घिरा हो, या इसका उल्टा। हाँ, इससे तो प्रशासन में दिक्कत होती होगी। जाहिर है, बहुत असुविधा होती थी। इसीलिए प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए इन क्षेत्रों का आपसी आदान प्रदान किया गया। जनवरी 1950 में राजस्थान और मध्य भारत की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दी। ओके। इस समझौते के तहत ऐसे कई गांवों और क्षेत्रों की अदला बदली की गई। स्रोत के परिशिष्ट L33 में उन गांवों की पूरी सूची दी गई है जिनका आदान प्रदान हुआ। इस समझौते में ये भी तय किया गया कि इन क्षेत्रों से जुड़ी संपत्तियां, देनदारियां और जो बकाया राशि है उसका हस्तांतरण कैसे होगा। ये प्रशासनिक व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम था। तो इन सब चरणों, समझौतों और समायोजनों के बाद अंततः वृहत्तर राजस्थान कब पूरी तरह से अस्तित्व में आया, और इसका स्वरूप कितना विशाल था फिर? वृहत्तर राजस्थान, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतें शामिल हुईं, उसका औपचारिक उद्घाटन स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को जयपुर में किया था। 30 मार्च 1949। जी, उस समय इस नए एकीकृत राज्य का क्षेत्रफल लगभग 1,20,888 वर्ग मील था और अनुमानित जनसंख्या करीब 1,12,00,000 थी। काफी बड़ा राज्य। हाँ जी। इसके बाद जैसा हमने चर्चा की, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का भी इसमें विलय हो गया। इस विलय के बाद वृहत्तर राजस्थान का क्षेत्रफल और बढ़कर लगभग 1,28,424 वर्ग मील हो गया और जनसंख्या भी बढ़कर लगभग 1,31,00,000 हो गई। और एकीकरण की इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हुए जयपुर के महाराजा, जो अब वृहत्तर राजस्थान के राज प्रमुख थे, उन्होंने 15 अप्रैल 1949 को एक संशोधित विलय पत्र यानी रिवाइज्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इस एक दस्तावेज ने उन सभी अलग अलग विलय पत्रों का स्थान ले लिया जिन पर विभिन्न रियासतों के शासकों ने पहले हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, तो एक फाइनल डॉक्यूमेंट बना। जी बिल्कुल। इस तरह आधुनिक राजस्थान ने अपना वो स्वरूप ग्रहण किया जिसे हम आज देखते हैं। तो ये थी कहानी कि कैसे कूटनीति, बातचीत, दबाव और कहीं ना कहीं आपसी समझ के जरिए इन बिखरी हुई रियासतों को एक करके आधुनिक राजस्थान राज्य की नींव रखी गई। ये वाकई भारतीय इतिहास का एक असाधारण अध्याय है। हमने देखा कि कैसे सरदार पटेल और वीपी मेनन जैसा नेताओं ने न केवल शासकों की व्यक्तिगत चिंताओं को समझा, बल्कि जोधपुर जैसे जटिल मामलों को भी कितने धैर्य और दृढ़ता से सुलझाया और अंततः एक एकीकृत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। बिल्कुल सही। ये प्रक्रिया केवल भौगोलिक या राजनीतिक एकीकरण भर नहीं थी, बल्कि ये दर्शाती है कि कैसे अत्यधिक विविधता वाली इकाइयों को भी एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए एक साथ लाया जा सकता है। ये उस समय के नेतृत्व की राजनीतिक इच्छा शक्ति, उनकी प्रशासनिक क्षमता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। हाँ, और बिना खून खराबे के। हाँ, सबसे बड़ी बात, बिना रक्तपात के इतना बड़ा परिवर्तन लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। विलय के समय किए गए ये समझौते, खासकर ये जो प्रीवी पर्स था और शासकों को दिए गए अन्य विशेष अधिकार और दर्जे थे, इनका स्वतंत्र भारत में रियासतों के भविष्य, उनके लोकतंत्र में पूरी तरह घुलने मिलने और समग्र रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर लंबे समय में क्या प्रभाव पड़ा होगा, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।